आज हमने टॉपिक लिया है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये हमने टॉपिक लिया है सीबीएसई हिस्ट्री, सीबीएसई एनसीईआरटी के रेफरेंस है, क्लास 10 के लिए रेफरेंस है, ये हमने टॉपिक लिया है। तो अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो एग्जैक्टली यूरोप जो था अराउंड 17 सेंचुरी इवन 18 सेंचुरी में देखेंगे तो ये जो यूरोप था तो ये बहुत सारे अलग अलग किंगडम में डिवाइडेड था। तो ये सारे जो किंगडम होते थे तो वहाँ अलग अलग एथनिक के लोग रहते थे। तो अगर मान लीजिए अगर हम बात करते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर की। तो हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो मेजरली एग्ज़ैक्टली ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया एंड हंगरी जो रीजन था, तो वहाँ मेजरली रूल करता था। तो ये सारे रीजन में जो भी उनका ये रीजन था, तो उसमें जर्मन, हंगेरियन, सेर, स्लोवाकन, देन रोमानियन, यूक्रेनियन, रुदेन्स, पोल्स, स्लोवीन, क्रोएट्स, सर्ब, इटालियन, ये अलग-अलग एथनिक ग्रुप यहाँ रहते थे, जिनका कस्टम अलग था, उनके रिचुअल्स अलग थे, उनका अंडरस्टैंडिंग अलग था एंड उनकी लैंग्वेज अलग थी। तो अगर हम मैप ऑफ यूरोप देखते हैं अराउंड 1815 जब नेपोलियन बोनापार्ट का डिफीट हो गया था। तो ये अगर आप देखेंगे यहाँ तो ये स्पेन का किंगडम है एंड यहाँ फ्रेंच एम्पायर है, ये यहाँ यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ रशियन एम्पायर है, यहाँ नीचे ओटोमन एम्पायर है, फिर यहाँ किंगडम ऑफ सार्डिनिया है, फिर यहाँ किंगडम ऑफ नेपल्स है, फिर ये ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग जो है, तो वो एम्पायर था कि जो अलग-अलग बहुत बड़े रीजन पे रूल करता था। तो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो अगर हम मिड 18th सेंचुरी की बात करें, तो यहाँ एग्ज़ैक्टली कोई नेशन स्टेट ऐसे कोई कांसेप्ट नहीं थी, बिकॉज़ अलग-अलग किंगडम क्या कर रहे थे, तो रूल कर रहे थे यूरोप के ऊपर। तो अगर आज की अगर हम जर्मनी, इटली या स्विट्ज़रलैंड की बात करें, तो उस टाइम पे वो अलग-अलग किंगडम में डिवाइडेड थे, जैसे डचीज़, कैंटन्स, ये रूलर जो थे, तो ये उनके कुछ ऑटोनॉमस उनकी टेरिटोरी थी। तो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की बात करें तो वहाँ ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ थी एंड उसके वजह से ये वहाँ बहुत अलग-अलग डाइवर्सिटी थी लोगों में, तो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में। तो यहाँ उनके पास कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, उनके पास कोई कॉमन कल्चर नहीं था, ये अलग-अलग एथनिक ग्रुप्स थे कि जो किसी पर्टिकुलर राजा या मोनार्क के नीचे ये कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हैब्सबर्ग जो एम्पायर है, जो ऑस्ट्रिया एंड हंगरी पे मेजरली रूल करता था, तो उ उसके रीजन में बहुत सारे डिफरेंट रीजन कवर्ड थे एंड डिफरेंट एथनिसिटी के लोग यहाँ इसके नीचे रहते थे। तो अल्पाइन जैसे रीजन है, तो वहाँ के जो रीजन है, तो वहाँ लोग टाइरोल कम्युनिटी के लोग रहते थे या एथनिसिटी के एंड ऑस्ट्रिया, सुडेटलैंड, बोहेमिया, तो यहाँ जर्मन स्पीकिंग जो लोग थे, लोम्बार्डी, वेनेशिया जो है, तो ये इटालियन स्पीकिंग लोग थे यहाँ। हंगेरी जो है, तो यहाँ हाफ पॉपुलेशन जो था, वो मैग्यार लैंग्वेज यूज़ करता था और हंगेरी के अगर रिमेनिंग हाफ पॉपुलेशन की बात करें, तो वो वैरायटी ऑफ डायलेक्ट यानी अलग-अलग वो भाषा बोलते थे। गैलिशिया रीजन में एरिस्टोक्रेसी जो होती थी, वो पोलिश लैंग्वेज बोलती थी एंड यूरोपियन जो पॉपुलेशन है, तो ये यूरोपियन पॉपुलेशन में मास नंबर ऑफ यानी कि सबसे ज़्यादा जो लोग थे यूरोप पॉपुलेशन में, वो पीजेंट थे। जो नॉर्थ रीजन था तो नॉर्थ रीजन में बोहेमियन एंड स्लोवक लोग रहते थे। इस रीजन में रोमन्स रहते थे ट्रांसिल्वेनिया रीजन में। साउथ जो है तो वहाँ क्रोएशियन लोग रहते थे, क्रोएट्स रहते थे एंड कार्नियोला रीजन में स्लोवन्स रहते थे। तो कॉमन एलिजेंस टू द एम्परर यानी कि ये जो अलग-अलग जो एथनिसिटी के लोग हैं या लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, तो उनका कोई कॉमन एलिजेंस नहीं था या कॉमन उनका कल्चर नहीं था। हाँ, बट कॉमन एलिजेंस सिर्फ था कि उनका जो एम्परर है, वो कॉमन था उनमें। तो ओनली टाई बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज़ द कॉमन एम्परर, नथिंग एल्स। अगर यूरोप एरिस्टोक्रेट की बात करें अराउंड 1800 की, तो 1800 में अगर आप देखेंगे कि जो एरिस्टोक्रेट थे, बहुत रिच थे, अपर क्लास फैमिली थी एंड ये लोग क्या है, अपनी ज़िंदगी बहुत ऐश-आराम से और लैविश पद्धति से जीते थे। लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर देखेंगे, तो जो सर्फ होते थे या पीजेंट होते थे, तो आप उनके कपड़े देख सकते हैं कि फटे कपड़े हैं उनके और जो पीजेंट वगैरह होते थे, उनके ऊपर अत्याचार करके यानी ज़बरदस्ती उनसे बॉन्डेड लेबर किया जाता था। और ये जो सर्फ है या पीजेंट थे, वो कंटीन्यूअसली क्या करते थे, तो कंटीन्यूअसली खेती में काम करते थे फॉर एरिस्टोक्रेट बिकॉज़ दिस लैंड वाज़ मेजरली ओन्ड बाय द एरिस्टोक्रेट या नोबल्स कह सकते हैं या किंग कह सकते हैं। तो ये जो पीजेंट थे या सर्फ थे तो इनको कंपल्सरी यहाँ बॉन्डेड लेबर की तरह काम करना पड़ता था
एंड दे वर नॉट हैविंग एनी फ्रीडम। तो अगर हम ये मैप की बात करें तो ये ऑलमोस्ट ये सारा जो रीजन है वो हैब्सबर्ग जो किंगडम है तो ये इसको रूल करता था। एंड जब 1789 में जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हो गया तो उसके जो थॉट प्रोसेस था वो धीरे-धीरे क्या हो गया, ये सारा रीजन है इस सारे रीजन में आने लगा। यानी कि किंगडम के जो मोनार्क है, तो मोनार्क के अगेंस्ट लोग बात करने चालू कर दिए। तो एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडल क्लास। तो एरिस्टोक्रेसी क्या है, तो एग्ज़ैक्टली एरिस्टोक्रेट जो थे वो उनका नंबर बहुत कम था, बट वो बहुत डोमिनेंट एंड पावरफुल क्लास था ऑन कॉन्टिनेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो एरिस्टोक्रेट जो होते थे उनका कॉमन वे ऑफ लाइफ होता था अक्रॉस रीजनल डिवीजन, यानी कि आप कहीं यूरोप में कहीं भी जाएँगे तो एरिस्टोक्रेट जो है, तो उनका कॉमन वे ऑफ लाइफ में हमें मिलता था उस टाइम पे। तो एरिस्टोक्रेट जो होते थे उनके पास बड़ी-बड़ी एस्टेट होती है, यानी बड़ी-बड़ी लैंड होती थी कंट्री साइड में, और उनके हाउसेज़ जो होते हैं वो टाउन हाउसेज़, यानी कि टाउन में उनके हाउसेज़ होते हैं या बड़े-बड़े उनके हाउसेस होते हैं। और जो उनकी अलग-अलग जो एरिस्टोक्रेट होते थे, तो वो एक-दूसरे से कनेक्टेड होते थे विद द मैरेज टाइज। यानी एक एरिस्टोक्रेट क्या करता था, दूसरे एरिस्टोक्रेट के साथ उसका बेटे का या बेटी का शादी कर देता था। तो एरिस्टोक्रेसी जो है, तो वो नंबर में बहुत छोटा ग्रुप था, बट एग्ज़ैक्टली पैसों से या प्रॉपर्टी से बहुत वो रिच होते थे या पावरफुल होते थे। एंड उसके अगर अगर कंपेयर में देखें तो पीजेंट्री जो है, तो वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है, वो पीजेंट्री कवर करता था। वेस्ट यूरोप की बात करें तो वेस्ट यूरोप में टेनेंट एंड स्मॉल ओनर जो होते थे, तो वो एग्ज़ैक्टली उनकी लैंड कल्टीवेट करते थे। तो वेस्ट यूरोप में हम देखेंगे कि टेनेंट एंड स्मॉल ओनर्स थे। लेकिन ईस्ट उसके कंपेयर में अगर ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की बात करें, तो यहाँ बहुत बड़ी-बड़ी स्टेट होती थी, एंड ये सारी लैंड कौन ओन करता था? तो एरिस्टोक्रेट ओन करते थे, एंड ये कल्टीवेट की जाती थी बाय द सर्फ। सर्फ यानी बॉन्डेड लेबर। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वेस्टर्न एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप में धीरे-धीरे क्या हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने चालू हो गया। तो जैसे ही ट्रेड आ गया तो ग्रोथ ऑफ टाउन हो गया, इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लास हो गई। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है तो वो इंग्लैंड में बिगैन हुआ एट अराउंड 1850, एंड वही इंडस्ट्रियलाइजेशन अराउंड 1900 आते-आते फ्रांस, पार्ट ऑफ जर्मन जो है, तो वहाँ तक वो ग्रो हो गया या डेवलप हो गया। तो यूरोप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अराउंड 1900 हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे यूरोप में आ गया था। तो एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडल क्लास, तो इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे हो गया, तो उसकी वजह से सोशल नए-नए सोशल ग्रुप बन गए, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन आ गया, मिडल क्लासेस आ गए कि जो बिज़नेस कर रहे थे या इंडस्ट्री चला रहे थे, फिर बिज़नेसमैन आ गए, यानी कि बड़े-बड़े बिज़नेसमैन आ गए, प्रोफेशनल्स आ गए। तो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो दीज़ ग्रुप्स आर स्मॉलर इन नंबर टिल 19th सेंचुरी, क्योंकि ये जो क्लास था, वर्किंग जो क्लास था, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन एग्ज़ैक्टली 19th सेंचुरी तक सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में नहीं आया था, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ हुआ था, तो ये वेस्टर्न जो यूरोप है, वहाँ ये एग्ज़ैक्टली स्टार्ट हुआ था। तब इनका नंबर जो था, यानी कि न्यू सोशल ग्रुप, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, मिडल क्लासेस या बिज़नेसमैन है या प्रोफेशनल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो न्यू थिंकिंग है, तो न्यू थिंकिंग का नंबर सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में तब तक 19th सेंचुरी तक कम था कंपैरेटिव में। तो ये जो एजुकेटेड या लिबरल क्लास था बिकॉज़ ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, तो उनके पास आइडियाज़ था नेशनल यूनिटी का, और उनकी आइडियाज़ थी कि जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस है, तो वो एबॉलिश होने चाहिए। तो ये जो आइडिया है, तो ये आइडिया ने पॉपुलैरिटी गेन किया था तब तक। लिबरलिज़्म इन यूरोप, तो लिबरलिज़्म इन यूरोप में यानी कि इतने साल जो लोग आर्टिज़न हो गए, पीज़ेंट हो गए या छोटे-छोटे बिज़नेसमैन हो गए, ट्रेडर हो गए, तो उनको इतना साल फ्रीडम नहीं था। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लोगों को, जो यूरोप के जो छोटे-छोटे किंगडम के जो लोग थे, तो उनको लगने लगा कि हमें भी अगर राइट मिलेंगे, तो हमारा लाइफ बेटर हो जाएगा। तो ये लिबरलिज़्म का जो थॉट प्रोसेस है, आफ्टर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ यूरोप में स्प्रेड करने लगा। तो जो थॉट प्रोसेस था लोगों का, जो किंग है, मोनार्क है, क्लर्जी है, नोबल है, तो लोगों का कहना था कि वो नहीं चाहिए, और उनको जैसे पॉसिबल है, तो उनको एबॉलिश करना चाहिए और उनको अपनी जगह से आउटस्टेट करना चाहिए। तो लिबरल नेशनलिज़्म क्या था? तो लिबरलिज़्म ये लैटिन वर्ड है, तो लिबर यानी लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है फ्री। तो कांसेप्ट ऑफ लिबरलिज़्म फॉर न्यू मिडल क्लासेस क्या था? तो एज़ पर देम, तो इंडिविजुअल है उसको फ्रीडम मिलना चाहिए, इक्वालिटी
ऑफ ऑल बिफोर लॉ, यानी कि सारे लोग लॉ के सामने सेम होने चाहिए, यानी कि राजा के लिए अलग या नोबल के लिए या क्लर्जी के लिए या चर्च के लोगों के लिए अलग लॉ नहीं होना चाहिए। तो पॉलिटिकली उनका मानना था कि द कंसेप्ट जो भी गवर्नमेंट चुननी चाहिए तो वो हमने कंसेंट से उसको इलेक्ट करना चाहिए। इलेक्ट या सिलेक्ट करना चाहिए। तो एटोक्रेसी जो है उसका एंड होना चाहिए और जो भी क्लेरिकल प्रिविलेजेस है या क्लर्जी जो भी प्रिविलेजेस थे या नोबल की प्रिविलेज थे, तो वो एंड होना चाहिए। तो हर एक कंट्री के पास यानी अपना जो नेशन है, तो नेशन या कंट्री के पास एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यानी कि जिसमें जो लॉ है वो वेल रिटन होना चाहिए। एंड रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट है वो थ्रू पार्लियामेंट आना चाहिए, यानी कि कोई भी राजा जो मोनार्की है या एम्पायर है तो दैट हैज टू बी एबॉलिश एंड पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम आना चाहिए। तो यूनिवर्सल सफरेज अराउंड इन 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी, अर्ली इन 20th सेंचुरी, तो जो वुमेन थी या नॉन प्रॉपर्टीड मेन थे, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज अपोजिशन किया, मूवमेंट चलाई, मूवमेंट चलाई फॉर द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो पहले क्या था कि जो वुमन थी एंड नॉन प्रॉपर्टी की जो मेन थे, उनको क्या होता था कि वोटिंग का राइट नहीं मिलता था। तो यानी कि सफ़्रेज यानी वोटिंग राइट, तो उनका मानना था कि हमको भी वुमन एंड जो नॉन प्रॉपर्टी मेन है, उनको भी क्या मिलना चाहिए, तो वोटिंग का ये मिलना चाहिए, अ, अधिकार मिलना चाहिए, द राइट टू वोट। मेमोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया था, तो इसके वजह तो ये जो थॉट प्रोसेस था, तो ये इंस्पायर कर गया बहुत सारे लिबरल को, तो उनको लगने लगा कि हमें भी लिबर्टी चाहिए। पहले अगर जो ये जर्मन स्टेट है, तो अगर हम हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक अगर मान लीजिए किसी मर्चेंट को कुछ सामान लेके जाना है, तो उसको 11 कस्टम बैरियर्स क्रॉस करने होते थे एंड हर कस्टम बैरियर पे उसको 5% कस्टम ड्यूटी देना होता था। तो यहाँ हैम्बर्ग है और यहाँ न्यूरेमबर्ग है। इस इसकी वजह से क्या होता था ना कि जो गुड्स है, तो गुड्स का प्राइस बहुत ज़्यादा होता था एंड हर एक जो स्टेट था, हर एक स्टेट के पास क्या होता था, अपना-अपना खुद का वेट एंड मेजर ये था, मेथड था या सिस्टम था। तो लिबरल नेशनलिज्म में क्या हो गया, तो जो इकोनॉमिक स्फीयर है, तो इकोनॉमिक स्फीयर में लोगों को क्या लगने लगा कि हमें कैसे लिबर्टी चाहिए, तो फ्रीडम ऑफ मार्केट होना चाहिए। खास करके इट इज़ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिज़नेसमैन एंड ट्रेडर। तो फ्रीडम ऑफ मार्केट होना चाहिए, कहीं भी जाके हम हमारा सामान बेच सकते हैं आसानी से। तो जो भी स्टेट इम्पोज़ रिस्ट्रिक्शन है ऑन मूवमेंट ऑफ गुड है, कैपिटल है, पीपल है, तो वो जो स्टेट इम्पोज़ रिस्ट्रिक्शन है, वो एबॉलिश होनी चाहिए। जो डिमांड फॉर यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटोरी, यानी कि एक इकोनॉमिक टेरिटोरी होना चाहिए, जहाँ विदाउट एनी हिंड्रेंस मूवमेंट ऑफ गुड आसानी से कर सकते हैं, पीपल का कर सकते हैं और कैपिटल का भी कर सकते हैं। तो इन 1833 दो मर्चेंट ट्रैवलिंग फ्रॉम द, यानी 1833 में जो मर्चेंट जो ट्रैवल करते थे हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक, तो उनको 11 कस्टम बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता था। हर कस्टम बैरियर के में उनको 5% जो है, तो कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। तो ईच रीजन वाज़ हैविंग ओन वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम। तो ये तो हर एक का अलग-अलग वेट मेजरमेंट सिस्टम था। तो इसमें इसकी वजह से जो कस्टम जो टैक्स है, तो वो कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता था एंड इट वाज़ टाइम कंज्यूमिंग आल्सो। तो एलए क्या था? एलए एक प्रकार का मेजर ऑफ क्लॉथ होता था, वो एक यूनिट होता था एलए। अगर हम फ्रैंकफर्ट में कोई अगर 1 एलए ले रहा है, तो वो उसको कपड़ा मिलता था 54.7 सेंटीमीटर, वही कपड़ा मेंस में अगर परचेज़ करते हैं तो मिलता था 55.1 सेंटीमीटर। न्यूरेमबर्ग में वही कपड़ा 65.6 सेंटीमीटर मिलता था एंड फ्रीबर्ग में वही कपड़ा 53.5 सेंटीमीटर मिलता था। इसकी वजह से क्या होता था कि जो भी ये कैलकुलेशन है ओन वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम का, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था एंड उसके वजह से क्या होता था, जो मर्चेंट था उसको उसको बहुत ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ते थे। यानी कि उसने कभी कम कपड़ा लिया तो उसको ज़्यादा टैक्स या कभी ज़्यादा कपड़ा लिया तो कम टैक्स। तो मेजरली ज़्यादा ही टैक्स देना पड़ता था। तो ये सब दूर करने के लिए एक ज़ोल्वेरियन जो है वो एसोसिएशन 1834 में एस्टेब्लिश किया गया। तो यानी कि ये जो आप ब्लू रीजन का जो रीजन देख रहे हैं, तो ब्लू रीजन में आप कहीं भी जाके अपना सामान बेच सकते हैं। तो ये क्या रहेगा, यूनिफाइड यूनिट एंड मेजरमेंट सिस्टम रहेगा और वहाँ सिर्फ 2 ही करेंसी आपको कैरी करनी है। पहले क्या होता था कि अलग-अलग स्टेट अपना-अपना खुद का करेंसी एडॉप्ट किया था।
तो लिबरल नेशनलिज्म में इकोनॉमिक स्फीयर की अगर बात करें तो 1834 में ज़ोल्वेरियन जो है तो ये कस्टम यूनियन फॉर्म हो गया एट द इनिशिएट ऑफ प्रूशिया एंड मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। तो उन्होंने एक कस्टम यूनियन फॉर्म किया, तो जिसने एबॉलिश किया टैरिफ बैरियर को एंड करेंसी का नंबर 30 से लेके 2 तक रिड्यूस किया। उसके बाद जो है तो रेलवे नेटवर्क जो है वो इंक्रीज़ हो गया उस रीजन में, जिसकी वजह से मोबिलिटी ऑफ द गुड्स है एंड पीपल है, कैपिटल है, वो आसान हो गया एंड जिसकी वजह से हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, यानी कि इसकी वजह से जो नेशनल यूनिफिकेशन है एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो लोगों के ग्रो करने लगे। A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiment growing at that time। तो यानी कि लोगों को लगने लगा कि अगर हम इकोनॉमिकली अगर ग्रो करते हैं तो ऑटोमेटिकली तो उसके लिए हमें एक साथ आने की ज़रूरत है। तो न्यू कंजर्वेटिविज़्म आफ्टर 1850। तो कंजर्वेटिज़्म इन 1850 आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन क्या हो गया? तो कंजर्वेटिव जो है तो उनका बिलीफ था कि जो एस्टेब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है, स्टेट की एंड सोसाइटी की, जैसे चर्च है, सोशल हायरार्की है या प्रॉपर्टी है, फैमिली है, तो ये सारी इंस्टीट्यूशन क्या करनी चाहिए? तो प्रिज़र्व करनी चाहिए। तो मोनार्की जो है, तो मोनार्की ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन कर सकती है, उसको ताकत दे सकती है एंड स्टेट को मोर पावरफुल, स्ट्रॉन्गर एंड मोर एफिशिएंट कर सकती है। तो उनका मानना था मोनार्की हैज़ टू बी रिस्टोर्ड। द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म। तो अगर हम फ्यूडलिज्म को यानी कि जो नोबल्स है, अगर नोबल को अगर हटाते हैं तो सर्वडम जो है तो सर्वडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्की इन यूरोप। यानी कि अगर हम एबोलिश करते हैं फ्यूडलिज्म, सर्वडम, तो ये क्या करेगा? तो ऑटोक्रेटिक जो मोनार्की है यूरोप में, तो उसको और पावरफुल कर देगा। तो कंजर्वेटिव जो रेजिम यानी कि इसके बाद 1815 जो है, तो उसके बाद जो ट्रीटी हो गया, तो उसके बाद यानी कि आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, तो बहुत सारी रेजिम आ गई। तो उसमें जो रेजिम आ गई, तो वो ऑटोक्रेटिक थी। वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करती थी उनके खिलाफ कोई भी क्रिटिसिज्म या डिसेंट। तो वो हमेशा कोशिश करती थी ये रेजिम टू कर्ब द एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन, जो वो उनको क्वेश्चन करते थे कि द लेजिटिमेसी ऑफ द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो वो उन्होंने बहुत सारे सेंसरशिप लागू किए थे। जैसे न्यूज़पेपर में आप उनके खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते, न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज़, सॉन्ग्स। तो इसमें आप जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो उसके खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकते या अपना कुछ भी थॉट प्रोसेस वहाँ डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि लिबर्टी और फ्रीडम इन सारी चीज़ों पे उन्होंने क्या किया? कर्टेल करने की कोशिश की। देन ट्रीटी ऑफ वियना। तो ट्रीटी ऑफ वियना क्या हो गया कि जब नेपोलियन हार गया बैटल, तो फ्रांस के पास जितनी भी टेरिटोरीज़ थी या जो फ्रांस ने अंडर द नेपोलियन अनेक्स कर ली थी, तो उसको क्या किया ओवर द पीरियड आप यहाँ फ़ोटो में देखेंगे, उन लोगों ने क्या किया रीडिस्ट्रीब्यूट किया है या उसका एक-एक पोर्शन अपने आप को ले लिया। तो डिफीट ऑफ जो नेपोलियन है वो 1815 में हुआ था। तो ये कंबाइंड फोर्सेस ऑफ ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया उसने क्या किया था तो नेपोलियन को हराया था। तो ट्रीटी ऑफ वियना जो है तो 1815 में हुआ था एंड इट इज़ फॉर द सेटलमेंट ऑफ यूरोप, या हम यूरोप कह सकते हैं या यूरोप की जो भी टेरिटोरी है उसको कह सकते हैं। तो अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस इन यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियन वॉर। तो यानी कि जितने भी चेंजेस नेपोलियन ने लाए थे या उस वार की वजह से जितने भी चेंजेस हो गए थे, तो उसको अनडू करने का काम ट्रीटी ऑफ वियना ने किया था 1815 में। तो ये जो मीटिंग था, ये मीटिंग होस्ट किया था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। तो ये जो बourbon जो डायनास्टी था फ्रांस में, तो उसको रिस्टोर किया गया। फ्रांस लॉस्ट टेरिटोरीज़ अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। तो नेपोलियन ने जितने भी टेरिटोरी जीती थी या अनेक्स कर लिया था, तो उसको उसको क्या किया तो वहाँ से फ्रांस से उन्होंने छीन लिया। तो सीरीज़ ऑफ स्टेट्स सेट अप ऑन द बाउंड्रीज़ ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रांस एक्सपेंशन इन फ्यूचर। तो बहुत सारी जो अलग-अलग छोटे-छोटे स्टेट है, तो फ्रांस की बाउंड्री पे एस्टेब्लिश किए या सेटअप किए गए। तो किंगडम ऑफ जो नीदरलैंड है, तो बेल्जियम जो है, तो किंगडम ऑफ नीदरलैंड को दिया गया। जिनोवा जो है, तो वो ऐड किया गया पिडमाउंट किंगडम में, साउथ में। प्रूशिया जो है, तो प्रूशिया को वेस्टर्न फ्रंटियर में अलग-अलग टेरिटोरी दी गई।
ऑस्ट्रिया जो है, तो ऑस्ट्रिया को दिया गया कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली का। एंड रशिया जो है, तो रशिया वाज़ बीइंग गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, पोलैंड का पार्ट कुछ पार्ट रशिया को दिया गया। प्रूशिया वाज़ गिवन द पोर्शन ऑफ सैक्सोनी, तो सैक्सोनी जो किंगडम है, तो उसका भी पार्ट प्रूशिया को दिया गया। जर्मन जो कॉन्फेडरेशन जो 39 स्टेट्स का था, जो सेटअप किया था नेपोलियन ने, उसको कुछ भी टच नहीं किया गया। उस दैट दैट पोर्शन वाज़ लेफ्ट अनटच्ड। तो रिस्टोर मोनार्कीज़ दैट ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन, तो नेपोलियन ने जितनी भी अभी तक वॉर में, नेपोलियन वॉर में जितनी भी मोनार्कीज़ यूरोप में जो ओवरथ्रो की थी, तो उसको रिस्टोर किया गया एंड सेट अप न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। तो इनका ये ट्रीटी ऑफ वियना का जो थॉट प्रोसेस था कि जो न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर है, वो यूरोप में रीएस्टेब्लिश किया जाए। रेवोल्यूशन इन यूरोप, तो यहाँ रेवोल्यूशनरी का फोटो है। तो अगर हम देखेंगे तो आफ्टर 1815 क्या हो गया कि ये जो यूरोप का जो रीजन था, तो वहाँ के लोगों को लगने लगा था कि जो मोनार्की है या छोटे-छोटे किंगडम है, तो इनके अंदर तो हमें कुछ फ्रीडम नहीं मिलेगा और हमें जो स्टेट नेशन का जो हमारा थॉट प्रोसेस है, तो अगर जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है, तो हमको फ्रीडम नहीं मिल सकता है। तो इसके लिए उन लोगों ने रिवॉल्यूशन करना चालू किया अगेन द मोनार्क है या किंगडम है या किंग है। तो इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन था वो अराउंड वेस्टर्न जो यूरोप है वहाँ से 1840 के आसपास चालू हो गया। फिर यहाँ ईस्ट तक आते-आते 1880 हो गया। तो द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूरोप बाय 1850, तो 1850 में आप देखेंगे तो यहाँ यूनाइटेड किंगडम के कुछ रीजन है, फिर ये कुछ रीजन है एंड ये कुछ ग्रीन कलर का रीजन है। यहाँ तक कुछ छोटा-मोटे लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, लेकिन पूरे यूरोप में जो है तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो या डेवलप नहीं हुआ था तब तक। तो द रेवोल्यूशनरीज कौन थे? तो आफ्टर 1815 मेनी लिबरल नेशनलिस्ट बिकेम अंडरग्राउंड, तो एग्जैक्टली 1815 के बाद बहुत सारे ये रेजिम बन गए। तो रेजिम ने क्या किया था, तो सेंसरशिप किया था। जो भी उनके जो लेजिटिमेसी के बारे में या उनके रूल के बारे में कोई भी अगर क्वेश्चन कर रहा था, तो उनको वो पनिश करते थे। तो इसकी वजह से बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट जो थे वो अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने अपनी सीक्रेट सोसाइटी बनाई इन यूरोप। तो ये सीक्रेट सोसाइटी ट्रेन कर रही थी रिवॉल्यूशनरीज़ को एंड जो रिवॉल्यूशन के जो आइडियाज़ है, तो उसको स्प्रेड करने का काम कर रहे थे। तो रिवॉल्यूशनरी कौन था? तो जो जिसका कमिटमेंट है टू अपोज़ द मोनार्कियल फॉर्म एंड जो फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, यानी कि जो मोनार्कियल फॉर्म को अपोज़ करे एंड फाइट करे फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, यानी कि इंडिविजुअल फ्रीडम एंड लिबर्टी के लिए फाइट करे। तो उनका मानना था, जो रिवॉल्यूशनरीज़ थे, तो उनका मानना था अगर नेशन स्टेट अगर डेवलप हो गया, तो वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है या नेसेसरी है फॉर द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। तो अगर नेशन स्टेट डेवलप हो गया, तो हमें फ्रीडम तो मिलने ही वाला है। तो जो सीक्रेट सोसाइटी जो फॉर्म हो गई थी, वो जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड अलग-अलग जगह पे हो गई थी। तो ऑस्ट्रियन जो चांसलर थे मेटरनिक, उन्होंने एक मैदिनी इटालियन जो रेवोल्यूशनरी है, तो उसका नाम था गियुसेप मैदिनी। तो उसके बारे में बोला था द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, यानी कि जो ये मैटरनिक जो थे, तो वो कहाँ से थे? मोनार्क कम्युनिटी से थे, यानी कि उसको बिलोंग करते थे। तो उनके लिए जो भी रेवोल्यूशनरी है, तो वो क्या है? तो इट इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो ये फोटो है गिउसेप मैदिनी का। तो ही वाज़ एन इटालियन रिवोल्यूशनरी। तो उन्होंने बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी डेवलप की, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी डेवलप की एंड उसका एम था टू कॉन्स्टिट्यूट इटली वन फ्री इंडिपेंडेंट एंड रिपब्लिक नेशन, यानी टू ओवरथ्रो द मोनार्क और किंगडम। तो रेवोल्यूशनरी जो है द गिउसेप मैदिनी, तो ही वाज़ द इटालियन रेवोल्यूशनरी एंड इसकी वजह से बहुत सारे कंजर्वेटिव जो थे, तो वो डर में थे एंड दे वर फ्राइटेंड। ही वाज़ बोर्न इन 1807 जिनोवा एंड ही वाज़ अ मेंबर ऑफ अ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनारी। तो इसका मानना था कि गॉड जो है, तो गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी अ नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। तो यानी कि नेशन बनने चाहिए और उसके लिए ही भगवान ने मैनकाइंड को मीन्स बनाया है टू हैव अ नेशन। तो इटली जो है, तो जो पैचवर्क में है, स्मॉल स्टेट में है या किंगडम में है, तो वो एक बड़े सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक में कन्वर्ट होना चाहिए विद इन वाइडर अलायंस ऑफ नेशन, यानी बहुत सारे लोग एक साथ आकर उन्होंने नेशन बनाना चाहिए, तो ऐसा उसका मानना था। तो यूनिफिकेशन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी।
तो उसका मानना था अगर हम सारे एक साथ आके अगर एक नेशन बना दिया तो इटली के जो भी लोग हैं तो उनको अपने आप लिबर्टी मिल जाएगा। तो तो ये जो गिउसेप मैदिनी जो है तो उसको एक्साइल में भेजा गया एट द एज ऑफ 24 इन 1831 एज़ एज़ फॉर द अटेम्प्टिंग द रेवोल्यूशन इन लिगुरिया रीजन। तो जो मैदिनी है उसने बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी फाउंड किए, तो उसमें मेजर है यंग इटली एंड ये मिज़िलेस में उसने फॉर्म किया था। उसके बाद यंग यूरोप जो है वो बर्ने में उसने फाउंड किया था। तो ये इसके जो मेंबर्स थे, यंग यूरोप बर्ने जो है लोकेशन, तो यहाँ जो भी उसके जो मेंबर्स हैं वो अलग-अलग लोकेशन से आते हैं, जैसे पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट से इसके मेंबर आते थे एंड दे वर डूइंग द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी मीन्स टू हैव द इंडिपेंडेंट नेशन हम कह सकते हैं एंड टू टॉपल द और टू ओवरथ्रो द मोनार्क और किंगडम।